इनका शेर था, फिर शोर सलासिल में सुरूर अज़ली है, फिर पेश नज़र सुन्नत सज्जाद वली है, कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। और फिर वो कहते हैं कि दो हक व सदाकत की शहादत सर मक्तल, उठो कि यही वक्त का फरमान जली है, और हम राह रवे दश्त बला रोज़ अज़ल से, और काफिला सालार हुसैन इब्न अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सरदार आफ्ताब इकबाल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहीद हैदर सियालवी साहब। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। हर उम्र के जो लोग हैं इनको जानते हैं, पहचानते हैं, और इनका एक मंशूर है, उस पर भी इनको काफ़ी पेशराई मिली है। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की बुनियाद किस मकसद के लिए रखी गई है, आज इनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया शहीद हैदर सियालवी साहब, आपने हमें एक अपने कीमती वक्त से नवाजा है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान में आगे बहुत सी पार्टियां हैं, तो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का जो विज़न है वो क्या चीज़ है, किस मकसद के लिए रखी? सर, मैं आपको बग़ैर हीलो हुज्जत के एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जो दस्तार की इज़्ज़त होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जब उस पर सौदेबाजी होने लग जाए ना, तो फिर वो सियासी रवायात नहीं रहती, ख़ानदानी रवायात नहीं रहती। नवाज शरीफ साहब अभी बलूचिस्तान गए, और बलूचिस्तान के सारे सरदारों, नवाबों, वडेरों ने मिल के एक बलोच दस्तार उसको पहनाना चाहिए, और उसने वो बलोच दस्तार पहनने से इनकार कर दिया। तो मुझे ये बताएं, कहाँ की सरदारी, कहाँ की नवाबी। अब उस वजह से वहाँ के नौजवान इतने बागी हो चुके हैं कि हम इन सरदारों की सरदारी मानने से इनकारी हो गए हैं। और इस वक्त हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो ख़ुद मुख्तारी की बात करे, जो हकीकी आज़ादी की बात करे, जो पाकिस्तान को एक ख़ुद मुख्तार रियासत बनाने की बात करे, और हम इनकी ग़ुलामी से निकलें, और मौरूसी सियासतदानों की ग़ुलामियों से निकलें, और उस जागीरदाराना निज़ाम से निकलें। हमारे पॉलिटिकल पार्टी बनाने की वजह ये थी। मुझे 2015 में जान बुगटी साहब ने दस्तार पहनाई थी। अब भी ये व्हाट्सएप जरा पकड़ाइएगा, अब भी मेरे दफ्तर में वो बलोच दस्तार मौजूद है। और मैंने क्यों ये रखी हुई है? ये दस्तार आपके सर की इज्जत होती है, और ये हालांकि हमारे 2015 से अभी तक मेरे ख्याल 7 साल हो चुके हैं। ये सरफराज बुगटी के बड़े भाई हैं, और मीर गुलाम कादिर मैसूरी साहब, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, उनके बड़े बेटे हैं। और तमाम कबायली अमायदीन की मौजूदगी में उन्होंने अपने मेहमान के तौर पे हमें इज़्ज़त बख्शी। हमने दस्तार को चूमा और फिर पहना। हम जानते हैं कि हम वो नहीं जो जुब्बा व दस्तार बेच दें या मसलहत के नाम पे किरदार बेच दें। तो लिहाजा मैं ये बात आज अपने बलूचिस्तान के दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ कि इस वक्त की ज़रूरत है कि आलम में बगावत बुलंद करें इस सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़। ये आपके जुबे और दस्तार बेच चुके हैं, और उनके आगे बेच चुके हैं जो भगोड़े बुज़दिल 4-4 साल मुल्क से बाहर रह के मुल्क के ऊपर ब्लैकमेल करते हैं रियासत पाकिस्तान को, और फिर आके बुर्श और पॉलिश लेके आ जाते हैं 5 साल के लिए, फिर ब्लैकमेल करते हैं बाहर बैठ के, कभी जद्दे जाके, कभी जो है वो यूके जाके, कभी अमेरिका जाके ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इस मरूसी सियासतदान के ख़ात्मे के लिए, मरूसी सियासत के अलावा जो मुल्क को नज़रिए को बेचने वाले लोग हैं, इनसे अल्लाह में बगावत बुलंद करने के लिए हम लोग मैदान अमल में आए, मैदान सियासत में आए। अच्छा, जो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी है, ये जो आप टिकट देंगे, इमरान खान ने कहा था जी कि हम आम बंदे को टिकट देंगे, तो आप भी आम बंदे को आगे लाएंगे, या जो मरूसी सियासतदान है जो देखिए, मैं आपको नस्ल दर उसकी नस्ल एग्जांपल देता हूँ। सियासत कर रहे हैं 30 उनको? अप्रैल को जब पंजाब के इंतखाबात होने थे, तो हमने 127 हलकों में अपने टिकट्स अनाउंस किए थे, उनमें से एक भी मरूसी सियासतदान नहीं था। और इस वक्त हमारा जलसा देख के मैंने देखा, और मुझे बड़ा एक इनकलाबी कदम फील हुआ कि जो आपके बड़े बड़े सिटी चेयरमैन इलेक्ट हुए हुए हैं, MP इलेक्ट हुए हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, उनके बच्चे खुद ही बगावत करके आ गए। वो कॉलें कर रहे हैं कि यार हमारे वालिद साहब और जो है नून में किसी के वालिद पीपल्स पार्टी में लड़े, कहते हैं हमें मजबूर किया जा रहा है, लेकिन हम आपकी पार्टी के टिकट से लड़ना चाहते हैं। तो हमारी पार्टी का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या माजी में ऐसे लोगों ने अपने इलाके के लोगों के साथ जुल्म तो नहीं किया, क्या माजी में इन लोगों ने अपनी ज़मीर फरोशी तो नहीं की। अभी किसी का कसूर नहीं है कि पैदा हमारी पार्टी में नहीं हुआ। मामला सिर्फ ये है कि वो क्या पाकिस्तान के साथ सिंसेयर है और उसका माजी पाक है या नहीं है। अगर वो करेक्टरलेस नहीं है, अगर वो करप्ट नहीं है, तो वो, और तीसरा अगर वो कादियानी नहीं है,
बाकी किसी भी फ़िरके का बंदा हो, किसी भी मकतब फ़िक्र का बंदा हो, किसी भी कौम खिते कबीले का बंदा हो, हमारे सर आँखों पे वो आए, अप्लाई करे, हम उसके हल्के में सर्वे कराएंगे और उसमें डिपेंड करेगा कि कौन आवाम में ज़्यादा नुमाया उसको हम टिकट देंगे। पाकिस्तान में जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं उनका कहा जाता है कि ये जी टिकट सेल करते हैं, तो हमारे उस पाकिस्तान पे लिखा नजरियाती हुआ है पार्टी कल हमने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो इलेक्शन का है वो अनाउंस कर दिया है जी और वो सबको मिल चुका है पूरे पाकिस्तान में। उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नोट पे कि हम टिकट की फ़ीस वसूल नहीं करेंगे। सही। हाँ, वो एक फ़ीस होती भी है, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि आप ले सकते हैं फ़ीस, लेकिन हमने कहा ये पहला इलेक्शन है, हम इसकी फ़ीस नहीं लेंगे। और दूसरी चीज़ ये लिखा है कि नौजवान कैंडिडेट्स को तरजीह दी जाएगी, सही। तो नौजवान अप्लाई करें जिनके पास जो MSF के हैं, जो PSF के हैं, ISF के हैं, ATI के हैं, जमीयत के हैं, ऐसे नौजवान जिनको आगे प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, जो बेचारे रुल गए हैं खान मलिक चौधरी के नारे लगा लगा के, तो हमने कहा है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले पॉलिटिक्स में जो मेन स्ट्रीम में आके अपने मुल्क के लिए कुछ कर सके। तो मैं आपको एग्जांपल दूं, नवाज शरीफ साहब अभी गए, हैदर अशरफी हमारा दोस्त है, MSF बलूचिस्तान का सदर है, और जैसे कई लोग सरीना के बाहर सड़कों पर रुलते रहे, मियाँ साहब मिले नहीं। मियाँ साहब जब ऑपोजिशन में होते हैं इन सबको मिलते हैं, जब उन्हें वजारत उज़्मा की सीट नज़र आ रही होती है तो उन नवाबों को मिलते हैं जो औरतों पे तेज़ाब फेंक के उन्हें कुओं में फेंक देते हैं, लेकिन टिकट उन्हीं को मिलेगा। तो अब उनके ख़ानदान के भी लोग हमसे रब्ते करने लग गए हैं, वो कहते हैं हम आपके टिकट पर लड़ेंगे, अपने ख़ानदान वालों के मुकाबले में लड़ेंगे, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मसला फ़लस्तीन पर आपने बहुत बात की है, गज़ा पर जो जुल्म हो रहा है, अगर पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की हुकूमत होती, आप वज़ीर आज़म होते, तो इस वक्त क्या करते? हम लोग सबसे पहला इकदाम ये करते कि OIC का इजलास जद्दे में कभी ना बुलाते, पाकिस्तान में भी ना बुलाते, बैतुल मक़दस में बुलाते। नंबर 2, तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान को ये कहते हैं कि आप लोग जो नमाज होगी जुम्मे की वो अल-कुद्स शरीफ में, मस्जिद अल-अक़सा शरीफ में अदा करें। नंबर 3, OIC की कंट्रीज़ को हम बाय फोर्स ये बात इम्प्लीमेंट उनसे कराते हैं कि जिस तरह UN पीस कीपिंग फोर्सेस बनी हुई है, हम अल-कुद्स पीस कीपिंग फोर्स बनाएंगे, तो किसी की जरूरत ना होती कि इस तरह के इकदाम उठाएं। ऐसा कौन सा निज़ाम आप लाएंगे जो अमीर और गरीब दोनों एक निज़ाम बराबर होगा और उनको इंसाफ मिलेगा? वो अदल व इंसाफ का निज़ाम होता है। अदल व इंसाफ के निज़ाम में जब आपकी हुकूमत में ऐसे लोग नहीं होंगे जो किसी जिनके एसेट्स बाहर हैं, ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके बीवी बच्चे बाहर हैं, ऐसे लोग नहीं होंगे जिनकी जायदादें और उनके कारोबार बाहर हैं, तो वो आपकी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट नहीं होगी। आपके बच्चे अगर मेरे घर में पल रहे हैं तो मैं आपके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब फॉरेन पॉलिसी आपकी आज़ाद होगी तो आप किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर में आए बगैर अदालती निज़ाम को पाक साफ करके हर बंदे को सजा दे सकेंगे। नहीं तो इंटरनेशनल प्रेशर आएगा कि फ़लाना हमारा लाडला है, फ़लाना हमारा प्यारा है, इसको कुछ ना कहा जाए। हमेशा से इंटरनेशनल प्रेशर के या इंटरनेशनल सो कॉल्ड ह्यूमन राइट NGOs के प्रेशर में आके लोगों को रिहा कराया जाता है, मुल्क से फ़रार किया जाता है और फैसले अदालतों के चेंज किए जाते हैं। पाकिस्तान में रिश्वत बहुत ज़्यादा है, तो रिश्वत को ख़त्म करने के लिए आप देखें ये बड़े छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ये देखें कि करप्शन किस तरह ख़त्म होगी तो रिश्वत खुद ही ख़त्म हो जाएगी। हम रेजोल्यूशन लाएंगे असम्बली में कि 17 एंड अबव ग्रेड का ऑफिसर और MNA MPA सेनेटर शुड नॉट बी अलाउड टू लीव पाकिस्तान एटलीस्ट फॉर 2 years आफ्टर हिज रिटायरमेंट। सबसे पहले उसके, फिर बेगम, फिर बच्चों के असासे चेक किए जाएँ कि 2-2 लाख की तनख्वाह कमाने वालों के पास अरबों के असासे कहाँ से आए। करप्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी, मुल्क से गद्दारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मुल्क के राज बिकना ख़त्म हो जाएंगे। ये सोल्यूशन ले आएंगे तो ये रिश्वत 2-4 हज़ार की ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी। पाकिस्तान जी की जो मौजूदा सियासी पार्टियाँ, इनमें से किसी के साथ आपको इत्तेहाद करना पड़े? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हम बिल्कुल भी अनगाइडेड मिसाइल नहीं है, हम बिल्कुल भी फैनेटिक लोग नहीं हैं। हमें पता है कि जब तक आप गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे आप अपनी रेजोल्यूशंस पास नहीं करवा सकते। तो हम लोग डिपेंड करता है कि कितनी सीटें हमें मिलती हैं, कितनी सीटें हम जीतने के काबिल हो जाते हैं, उसमें कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद जो पार्टी फैसला करेगी उसी पे हम जाएंगे। तो आप एक कैंडिडेट को एक ही देंगे टिकट या 2-2 3-3 जिस ये तो तरह? डिपेंड करता है कौन किस किस हल्के में स्ट्रॉन्ग है, मेजोरिटी एक ही हल्के में होगा। और आप कितने, कौन से हल्के मैं से अपने इलेक्शन? आबाई हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सही। हाँ, ये हमने कहा है कि अगर मरियम बीबी और बिलावल साहब आ जाते हैं पिंडी में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो उनके मुकाबले में MNA का इलेक्शन हम लड़ेंगे। पिंडी न्यूट्रल लोगों का इलाका है, पिंडी खुद फैसला करेगा वो किसके साथ खड़े। आपकी जो फेवरेट सियासी लीडर कौन है पाकिस्तान में? मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। उसके अलावा कोई? शेख मुजीब हमें बड़ा पसंद था जी। उसके बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी बहुत पसंद थे। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब, द ओनली नवाब आई लाइक हिम। उसके बाद वो जिनका शेर था, फिर शोर सलासिल में सुरूर अज़ली है, फिर पेश नज़र सुन्नत सज्जाद वली है, कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है।
और फिर वो कहते हैं कि दो हक को सदाकत की शहादत सरे मक्तल, उठो कि यही वक्त का फरमान जली है, और हम राह रवे दश्त बला रोज़ अज़ल से, और काफिला सालार हुसैन इब्ने अली। तो वो एक बड़े दिलेर आदमी थे, और उन्होंने हमेशा से जब कोई दो ग्रोह लड़ा करते थे तो मियाना रवि के साथ उन्होंने वो सुलह रहमी की तरफ भी लेके आए। तो ऐसे लोग, उन्होंने अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया, कभी वफाक से रियासत से फ़ायदे नहीं उठाए। तो ऐसे लोग अच्छे थे। नवाब सादिक साहब बड़े अच्छे आदमी थे, हालांकि हम नवाबजादों के, नवाबों के निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जो लोग अच्छे थे उनके हम बिल्कुल दिल से इज़्ज़त करते हैं। लोगों का ये कहना है कि बैक एंड पे आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आर्मी की तरफ से आपको सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट होती तो इधर आज आपकी जगह जियो एयरवे बैठा होता जी। ये ग्राउंड रियलिटी है। ये हमें तो आप भाई सपोर्ट करें जो यूट्यूबर्स हैं, सही। उनकी मेहरबानी है, मुखालफत नहीं करते, यही हमारी सपोर्ट है। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी को आपके नज़रिए के मुताबिक कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरी पार्टियों से बिल्कुल मुनफरिद है? कि सारी चीज़ें हमारी उनसे मुनफरिद है। हमारा जलसा आपने देखा, जी। एक बंदे को बिरयानी की प्लेट नहीं मिली, एक बंदे को कीमा वाला नान नहीं मिला, एक बंदे को ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं मिले, और हमने मीडिया को चैलेंज किया था। 150 यूट्यूबर आया हुआ था, एक यूट्यूबर भाई हमारा ऐसा नहीं था जिसको कोई वीक पॉइंट जलसे में मिल सके। 10 साल के बच्चे से लेके 15 साल की हमारी बेटियों से लेके 60 साल के बाबों तक, वो सब के पास इंटरव्यू लेने गए। हाँ जी क्यों आए हो? उन्होंने बताया हम क्यों आए। किसी ने ये नहीं कहा कि जी हमें मिलाद का बताया गया और जाके सियासी जलसे में ले आए। किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब हमें बताया गया कि दावत पे जा रहे हैं और इधर ले आए। किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब आओ तो मैं फैसल मस्जिद घुमाए तो पिंडी जलसे में ले आए। जो भी आया वो प्योर नज़रिए के लिए यहाँ पे आए। तो ये फ़र्क है, हमारे लोग तरबियत याफ्ता है, हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे लोग बाशऊर हैं, तभी तो इधर हैं। हमने आज तक किसी को खंबा लगा के नहीं दिया, किसी की गली नहीं पक्की कराई, फिर भी लोग हमारे साथ चल रहे हैं, तो किसी आइडियोलॉजी की बेस पे चल रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जी जिस तरह इमरान खान की शुरू में बातें थी, बड़ी बड़ी बातें, उस तरह शेर हैदर सियालवी की बातें, हम में और तो खान बाद साहब में में- फ़र्क ये है कि खान साहब ने कहा महंगाई ख़त्म करेंगे, हमने नहीं कहा कि ख़त्म करेंगे, हमने बताया कैसे करेंगे। खान साहब ने बताया करप्शन ख़त्म करेंगे, हमने नहीं कहा कि ख़त्म करेंगे, हमने बताया कैसे करेंगे। उन्होंने कहा आज़ाद खारजा पॉलिसी लाएंगे, उन्होंने जब उसकी बात की तो उन्हें उतार दिया गया। हमने नहीं कहा, हमने कहा कि कैसे लाएंगे ये बताया आपको। उन्होंने कहा यकसा तालीमी निज़ाम लाएंगे, हमने बताया कैसे लाएंगे। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड गुफ्तगू हमने की आवाम के सामने कि हमारा सोल्यूशन पसंद है, ठीक है, नहीं पसंद है तो मरियम और बिलावल को लाओ, इनके बाप दादा की खिदमत है पाकिस्तान के लिए, ये भी खिदमत कर लेंगे पाकिस्तान की। देखें एजुकेशन पॉलिसी क्या है, हर पार्टी ने कहा जी यकसा तालीमी निज़ाम आएगा, अमीर गरीब का बच्चा इकट्ठा पढ़ेगा। हमने कहा कैसे, किसी को नहीं पता। हमने कहा हम बताते हैं अमीर गरीब का बच्चा किस तरह पढ़ेगा। आप रेजोल्यूशन ले आए कि MNA MPA सेनेटर और 17 एंड अबव ग्रेड के ऑफिसर्स पे लाजिम करा दिया जाए कि वो उनका बच्चा 10वीं तक की तालीम सरकारी स्कूल में किसान मजदूर हारी के बच्चे के साथ अदा करेगा। ऑटोमेटिकली मुल्क का निज़ाम ठीक हो जाएगा, दो नहीं एक पाकिस्तान बन जाएगा। ये काम उनके दौर में नहीं हुआ, वो चाहते ज़रूर थे, लेकिन पुराने मिस्त्रियों से नया पाकिस्तान तो नहीं बनता ना। तरीके लब्बैक के साथ आपके खादिम हुसैन रिजवी साहब को आप पसंद करते थे, तो अब तरीके लब्बैक के साथ आपके अटैचमेंट है? देखें खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह हो गए, या काजी हुसैन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह हो गए, मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह हो गए, इन तीनों को हम बड़ी इज़्ज़त की और एहतराम के, और भुट्टो साहब रहमतुल्लाह अलैह हो गए, इनको भी क्योंकि इन सब ने, और इवन क्या नाम है चौधरी शुजात के वालिद का चौधरी ज़हूर इलाही साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनका बादशाह खान साहब के साहबजादे रहमतुल्लाह अलैह, इन सब के तरीके ख़त्म नबूवत में बड़ी कुर्बानी है और करारदादों। खादिम साहब तो अभी, और काजी हुसैन साहब भी बात की बात है, खादिम साहब की भी, इनसे पहले ये जितनी शख्सियात के मैंने नाम लिए, इन सब ने उन करारदाद पे साइन किया था जिस पे कादियानी काफिर करार दिए गए थे। तो उस नीयत से हम इन सब की इज्जत करते हैं, जितने भी इन सब की इज्जत करते हैं। उर्दू कौमी ज़बान है लेकिन इसको कौमी हैसियत नहीं आती। हमारे मंशूर का हिस्सा है कि CSS के इम्तिहानात उर्दू ज़बान में, उसमें एक तो ऑप्शन दिया अगर जाए कि आप आपको उर्दू में देना UN चाहते या हैं। बाहर किसी मुल्क में तकरीर का मौका मिलेगा तो आप उर्दू में करेंगे या इंग्लिश? मैं उर्दू में करूँगा, और मैं उर्दू में डेफिनेटली, क्योंकि मेरी कौमी ज़बान है। और मैं आपको बताऊँ ये कोई मजाक थोड़ी है, उर्दू 25 करोड़ हम बोलते हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानी बोलते हैं, 25 करोड़ बंगाली बोलते हैं, नेपाली और श्रीलंकन भी समझते हैं और अफगानी भी समझते हैं। ये दुनिया के 650 करोड़ लोगों में से 200 करोड़ लोग उर्दू बोलते और समझते हैं, और अरबी ममालिक सारे उर्दू जानते हैं। बोल ना भी सकें तो वो भी मतलब वो समझ जाते हैं। हमारा अरबियों से ज़्यादा तो हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं। तो उर्दू दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले वाली जाने वाली ज़ुबानों में से। मसला कश्मीर के हवाले से आपका क्या है? मसला कश्मीर के हवाले से मैं वन लाइनर बताता हूँ आपको कि
कि हमारा वज़ीर आज़म भी जब बात करता है कश्मीर पर तो किसी की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका भाई जब बात करता है तो कम से कम 4 दिन हिंदुस्तानी मीडिया रोता ज़रूर है। तो हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, कश्मीर कश्मीरियों का, लेट देम डिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर और वी स्टैंड विद देम। कश्मीर को अलग होना चाहिए या पाकिस्तान के साथ attach देखिए ये होना कश्मीरियों ने अपना फैसला खुद करना है। चाहिए? हमारा उनके साथ रिश्ता ना पानी का है, ना उनके साथ हमारा रिश्ता ज़मीन का है, हमारा उनके साथ रिश्ता कलमा तैयबा की बुनियाद पे है। और हम उनको और अपने आप को एक ही समझते हैं। अफगानिस्तान के लोगों को जो निकाला जा रहा है ये फैसला दुरुस्त है या? दुरुस्त टाइम पे नहीं हुआ फैसला, मैं यही समझता हूँ। इस वक्त जो गज़ा में हो रहा है यहाँ पर ये फैसला इस टाइम पे नहीं होना चाहिए था। और पॉलिसीज़ बनाते वक्त 100 मरतबा सोचना चाहिए था कि इंडिया बीइंग ए हिंदू स्टेट, इंडिया का अच्छा इन्फ्लुएंस है ईरान और अफगानिस्तान में, हमारा बीइंग ए मुस्लिम स्टेट क्यों नहीं अच्छा इन्फ्लुएंस, अमेरिका बीइंग ए क्रिश्चियन स्टेट उसका अच्छा इन्फ्लुएंस है तमाम गल्फ कंट्रीज़ में, हमारा बीइंग ए मुस्लिम स्टेट अच्छा इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है। तालीमी निज़ाम में ऐसा कौन सा निज़ाम स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए कि जो तालीमी निज़ाम में बच्चों को शऊर, आगे वाली नस्ल को शऊर आ जाए कि वो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोग बोर्ड सिस्टम को ख़त्म करके फ़नी और तकनीकी तालीम लाएंगे, स्किल बेस्ड एजुकेशन। कोशिश करेंगे कि फ्रीलांसिंग के कोर्सेज हम सरकारी सतह पर मुफ्त करा दें तमाम सरकारी कॉलेजेस में। आपका बच्चा जो 6-6 साल डिग्री या 4 साल की BS ऑनर्स की डिग्री करेगा, फिर 1 साल लगा के अपने फेल कोर्सेज को पास करेगा, फिर MS करेगा, फिर PhD करेगा। अभी तो MS के बगैर नौकरी नहीं मिलती, हमारे 4-5 साल पहले BS के बगैर नहीं मिलती थी, 4 साल बाद PhD के बगैर नहीं मिली। जिस दौर में हमारे पठान भाइयों के बच्चे जवान हो जाते हैं, पंजाबियों की डिग्रियाँ पूरी नहीं हो रही होती। तो मसला ये है कि आप हमारे दोस्त हैं जो .pk की डोमेन सबसे ज़्यादा बेच रहे हैं पाकिस्तान में और वो सिंपल मैट्रिक पास है, उन्हें काम आता है। तो हम स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ आएंगे, IT सेक्टर को प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो को एजुकेशन है जिसमें मेल फीमेल एक जगह पे है, तो ये मैं समझता हूँ उसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि हदूदों का यूथ का तयन करना है, जी। और यूनिवर्सिटी लेवल पे आई डोंट थिंक सो कि इसको अगर एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा तो कोई मसला नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उसकी हदूदों के यूथ को आप लोगों ने डिफाइन करना है। औरत मार्च जो पाकिस्तान में निकाला जाता है मार्च के महीने में कि हमें हकूक नहीं दिए जाते, तो ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में हकूक नहीं मिलते? देखिए पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पर रिजर्व सीट्स ख़वातीन को नेशनल असम्बली में भी दी गई, सेनेट में भी दी गई, प्रोविंशियल असम्बलीज में भी दी गई। ख़वातीन यहाँ की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी हैं, आपके ऑर्डिनेंस कोर में भी हैं, सिग्नल कोर में भी हैं, सप्लाई कोर में भी हैं, EME कोर में भी है, मेडिकल कोर में भी हैं, आपकी एयर होस्टेस भी हैं, बस होस्टेस भी हैं, TV एंकर पर्सनस भी हैं, ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़वातीन को आज़ादी है दुनिया में कहीं भी। आपकी वज़ीर आज़म किसी मुल्क की सबसे पहले बनी तो पाकिस्तान की बनी ख़वातीन। चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली बनी फ़हमीदा मिर्ज़ा तो वो खातून। तो आप ये देखें जितना चीफ मतलब आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस बनी है ख़वातीन, मैडम आयशा की आप एग्जांपल ले लें। तो जितना ख़वातीन को राइट्स दिए गए पाकिस्तान में, आई डोंट थिंक सो दुनिया के किसी मुल्क में भी दिए गए। कल पाकिस्तान जो इस्तेकाम पाकिस्तान की रैली थी उसमें उन्होंने बाइकों वालों को पैसे देकर निकाली है रैली, तो आपका ये तो नहीं है कि आप भी पैसे देके अपने हमें पैसे दे दें, हम बाइकिया वालों को भी दे देंगे। हमारे पास अपने बाइकिया के पैसे नहीं होते तो बाकी बाइकिया को किस तरह हम लोग पैसे दे के रैलियाँ निकालें। हमारा जो आता है वर्कर पक्का टक्का आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस्तेकाम वाले हैं जो इधर के उधर, उधर के इधर, इन्हें धुलाई करके PTI में पहले भेजा था, अब धुलाई करके इधर ले आए। कल थोड़ी सी धुलाई होगी तो ये बोलेंगे हम सियासत की ABC नहीं जानते। तो ये तो लोटों की किधर इज्जत होती है। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे साथ थे पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीर हैदर सियालवी साहब, इनका इन्होंने अपना कीमती वक्त से नवाजा।